हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 लेकर हाजिर हूँ और इस सेक्शन में जितना भी जो कुछ है वो सारा मैंने इस नोट्स में समेटने की कोशिश की है। तो ये मैं वीडियो नोट आपको दे रहा हूँ और सेक्शन 30 के अंदर से अभी तक पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स में हो और चाहे जिस तरह से इस क्वेश्चन को मेन में पूछा गया हो, वो सब कुछ इस नोट में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को जज करने के पहले पूरा देखें, उसके बाद आप जज करके कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो सेक्शन 30 कहता है कि संस्कृतिकर्ता तथा उसी अपराध हेतु संयुक्तः विचारित व्यक्ति को प्रभावित करने वाली संस्कृति के संबंध में बात करती है। मतलब संस्कृतिकर्ता और उसी अपराध हेतु जो अन्य लोग संयुक्त विचारित व्यक्ति हैं, तो उनको प्रभावित करने वाली संस्कृति के संबंध में धारा 30 बताती है। तो मान लीजिए कि ए और बी दोनों का जॉइंटली ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए, कि ए और बी का संयुक्त विचारण सी के मर्डर के लिए हो रहा है। अब दोनों का विचारण चल रहा है, ए और बी का, दोनों जॉइंटली यहाँ पर ट्रायल हो रहा है उनका। इस ऑफेंस सेम है कि दोनों ने मिलकर के सी की हत्या की, लेकिन इस ऑफेंस का विचारण जो चल रहा है उसी दौरान यदि ए इस बात की संस्वीकृति कर लेता है कि बी और मैं दोनों ने मिलकर सी की हत्या की है, तो इस प्रकार की संस्वीकृति बी को भी प्रभावित करेगी। संस्वीकृति ए ने की है, लेकिन यह ए के द्वारा की गई संस्वीकृति बी को भी प्रभावित करेगी। इस बात को धारा 30 एविडेंस एक्ट में रखा गया है। ए को तो प्रभावित करेगी ही, लेकिन यहां उसके द्वारा की गई संस्वीकृति बी को भी प्रभावित करेगी। इस संबंध में चर्चा करती है धारा 30। तो धारा 30 कहती है कि एक ही अपराध हेतु संयुक्तः विचारित व्यक्तियों में से की संस्कृति, यहां कुछ मिस है, इसको मैं लिख देता हूं। विचारित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा में से की गई संस्कृति, धारा 30 एक ही अपराध है तो संयुक्तः विचारित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा की गई संस्कृति जो संस्कृतिकर्ता एवं संयुक्तः विचारित व्यक्ति दोनों को प्रभावित करती है से संबंधित है। स्पष्ट करता हूं फिर से कि धारा 30 एक ही अपराध हेतु संयुक्तः विचारित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा की गई संस्कृति जो संस्कृतिकर्ता एवं संयुक्तः विचारित व्यक्ति दोनों को प्रभावित करती है। यानी कि संस्कृतिकर्ता को स्वयं और उसके साथ जो अन्य विचारित व्यक्ति हैं दोनों को प्रभावित करती है, ऐसी संस्कृति की बात धारा 30 करती है। तो धारा 30 के अंदर की गई संस्कृति संस्कृत करने वाले को तो प्रभावित करेगी ही, लेकिन जो उसके साथ उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित किए जा रहे हैं उन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी वो प्रयोग की जा सकती है, उनको प्रभावित करने वाली
होती है। ये बात तो धारा 30 में इतनी बताई गई है बेयर एक्ट में। अब बात आती है कि पूरे एविडेंस एक्ट में संस्कृत को डिफाइन नहीं किया गया। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं इस बात को, लेकिन हमें इस चीज को पूरी तरह से समझना है और समझाना भी है। एग्जाम में आएगा तो आपको समझाना है, अभी आपको समझना है। जब एग्जाम में आप बैठे होंगे, लिख रहे होंगे, तो फिर आपको समझाना है, समझना नहीं है। तो उसके लिए हम इसके आंसर को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ये यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगा और आंसर भी देना चाहूँगा आपको। कि साक्ष्य अधिनियम में पहली चीज हमें ये देखनी है कि साक्ष्य अधिनियम में संस्कृति को परिभाषित नहीं किया गया है। और दूसरी बात हमको ये देखनी है कि धारा 30 सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति के बारे में मौन है कि ये किस टाइप की तो धारा 30 सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति के साक्षिक बल के बारे में मौन है कि अगर इस तरह की संस्कृति हमको मिल जाती है तो उसका साक्ष्य में बल कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी उसकी, एविडेंसरी वैल्यू कितनी होगी उसकी। इस संबंध में भी धारा 30 मौन है और यही हमें पता लगाना है कि हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे पास पता लगाने के जो साधन हैं एक्ट के अलावा वो है लीडिंग केसेस, जिनके माध्यम से समय समय पे जो दिशा निर्देश आए हैं, जो उदाहरण आए हैं हमारे सामने, जो डायरेक्शंस आए हैं हमारे सामने, उन्हीं को लेकर के हम इस बात को पुष्ट कर पाएंगे आपके सामने। तो इस संबंध में हमें संस्कृति, इस संबंध में हमें सबसे पहले तो संस्कृति की परिभाषा देखनी है और निम्नवादों के बारे में जानना है। निम्नवाद कौन से वो वाद हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो इन वादों के बारे में भी आपको जानना है। पहला वाद है कश्मीरा सिंह का। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 का है। दूसरा वाद है भूमानी साहू वर्सेस किंग, ये 1949 का है। तीसरा वाद हमें आर वर्सेस चंद्रा 2005 ABCA 186। और चौथा वाद है हमारे पास पंचो वर्सेस हरियाणा राज्य, ये है 2011 का। हम इतने लीडिंग केसेस पढ़ेंगे जिससे हमको इस सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो कश्मीरा सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने हमें कुछ डायरेक्शंस भी दिए, अपना वर्डिक्ट दिया, इसके बाद कुछ डायरेक्शन भी दिए संस्कृति के संबंध में। को अक्यूज्ड की कन्फेशन के संबंध में हमको कुछ डायरेक्शन भी दिए, कुछ सिद्धांत भी दिए, वो देखेंगे हम। भुवानी साहू में भी उन्होंने इसको और डिटेल किया और स्पष्ट किया कि साक्ष्य कैसे एडमिसिबल होगा और किस तरह होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है आर वर्सेस चंद्रा, जिसमें मैं शब्द को की व्याख्या की गई इसमें, क्योंकि इस बेयर एक्ट में जो सेक्शन 30 है उसमें लिखा हुआ है द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। और ये पंचो वर्सेस हरियाणा राज्य में एविडेंसरी वैल्यू के संबंध में हम पता करेंगे। तो इस तरह से ये चारों वाद आपको पढ़ने हैं, जिससे सेक्शन 30 पूरी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है। तो पहला तो हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा जस्टिस स्टीफन महोदय की है। इन्होंने कन्फेशन का जो परिभाषा दिया है वो एकदम एथेंटिक है। और ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, कन्फेशन को पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो सिर्फ हमें यही चीज़ें दिखती हैं उसके अंदर। तो जस्टिस स्टीफन डिफाइंड कन्फेशन एज एन एडमिशन which is being made by a person who has been charged with any crime, and such admission suggests the inference
दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। तो इस प्रकार का ऐसा एडमिशन जो हमें एक निष्कर्ष सजेस्ट करता है कि उसने क्राइम किया था, अपराध किया था। तो कन्फेशन इज अ काइंड ऑफ एडमिशन which is being made by a person who has been charged with any crime, and such admission suggests। तो स्टीफन महोदय सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक एडमिशन जो हमें इस तरह का निष्कर्ष, इस तरह का इन्फरेंस सजेस्ट करता है कि जिसने भी ये किया है, उसने अपराध किया है, उसके एडमिशन से ये पता चलता है। तो अगर ऐसे एडमिशन से हमें पता चलता है इस तरह का तथ्य, तो फिर वो एडमिशन नहीं, कन्फेशन होता है। ये जस्टिस स्टीफन महोदय कहते हैं, ये डेफिनेशन परिभाषित इस तरह से वो करते हैं। तो ये पता चल गया कि कन्फेशन एक प्रकार का एडमिशन ही है, और ये उस पर्सन के द्वारा किया गया है जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप है, और वह उसके द्वारा किए गए एडमिशन हमें इस प्रकार का इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है कि उसने क्राइम किया था। बस इतनी सी ये परिभाषा है, और इतनी परिभाषा जानने के बाद हम बस परिभाषा ही जानना है, जिससे हम क्लियर हो जाएंगे कि संस्कृति है क्या, और इतने से ही काम चल जाएगा। हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का, पूरी तरह से डिटेल आंसर करना है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और आंसर बहुत लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ ही रहेगा। तो पहला वाद था कश्मीरा सिंह का, वो हम लेते हैं। कश्मीरा सिंह के मामले में कश्मीरा सिंह एफसीआई में अधिकारी था। वह एक अन्य अधिकारी के साथ अवैध रूप से चावल पर पॉलिश कर रहा था। खाद्य निरीक्षक ने इसे देखा और उसने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से की। काश्मीरा तथा उसका साथी निलंबित कर दिए गए। बाद में काश्मीरा को बर्खास्त कर दिया गया। पहले निलंबित किया गया, बाद में बर्खास्त कर दिया गया। कश्मीरा ने खुले रूप में कहा कि उक्त खाद्य निरीक्षक को सबक सिखाएगा। ये कश्मीरा ने जब उसे बर्खास्त कर दिया गया और उसे गुस्सा आ गया, तो उसने खुले रूप में सबके सामने ये कह दिया, खाद्य निरीक्षक से ही कह दिया सबके सामने कि वह उसे सबक सिखाएगा। और इस धमकी के 6 माह बाद खाद्य निरीक्षक का 5 वर्षीय बालक गायब हो गया। बच्चे की लाश कुएं में बरामद हुई। इस मामले में काश्मीरा, गुरदयाल जो काश्मीरा का भाई था, प्रदीपाल जो उसका भतीजा था, तथा एक अन्य व्यक्ति गुरबचन जो एक रिक्शा चालक था वहीं पर, ये आरोपित किए गए। सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति के अलावा काश्मीरा के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था। तो काश्मीरा तथा गुरबचन जो कि संस्कृति करता था, गुरबचन ने ही संस्कृति की थी इस मामले में, तो काश्मीरा तथा गुरबचन दोष सिद्ध किए गए। जब दोष सिद्ध कर दिए गए तो काश्मीरा ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय में जब अपील की तो उच्चतम न्यायालय ने अवधारण किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सह अभियुक्त की संस्कृति विचारणीय तो है, किंतु केवल उसके आधार पर किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। काश्मीरा की अपील अंशतः स्वीकार कर ली गई। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने
सह अभियुक्त की संस्कृति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला है सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा कि संस्कृति के लिए, एक वैलिड संस्कृति के लिए, एक ऐसी संस्कृति के लिए जिसे साक्ष्य में यूज किया जा सकता है, उसके लिए ये 3 चीजें होना पहले जरूरी है। तभी उस पर विचार किया जाएगा कि इसे साक्ष्य पे लिया जाए या न लिया जाए। तो पहला है ज्वाइंट ट्रायल, संयुक्त विचारण, यानी कि उन व्यक्तियों का संयुक्त विचारण होना जरूरी है और वह विचारण सेम ऑफेंस, उसी अपराध के लिए होना जरूरी है। और तीसरा कन्फेशन के संबंध में उन्होंने बताया कि संस्कृतिकर्ता और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों को अवश्य प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जो संस्कृतिकर्ता स्वयं और अन्य जो उसके साथ में अभियुक्त हैं, जिन्हें हम सह अभियुक्त बोलेंगे, उनको अवश्य प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। कन्फेशन इस नेचर का होना चाहिए। तो 3 बातें बताई कि ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, सेम ऑफेंस होना चाहिए और कन्फेशन का नेचर क्या होना चाहिए। ये कश्मीरा सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। अब भुवानी साहू के मामले में आते हैं। तो भुवानी साहू के मामले में उन्होंने इसको और स्पष्ट कर दिया आगे और इसके नेचर को भी स्पष्ट कर दिया। तो देखते हैं, भुवानी साहू के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब एक से अधिक व्यक्तियों का उसी अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है, तब ऐसे मामले में उनमें से किसी एक अभियुक्त की संस्कृति उसके स्वयं के विरुद्ध तथा अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध प्रयोग की जा सकती है। कब प्रयोग की जा सकती है? यदि वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है तो तभी प्रयोग की जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये तीनों गुण जो ऊपर बताया कि ज्वाइंट ट्रायल हो, सेम ऑफेंस हो और कन्फेशन का नेचर ऐसा हो, तब अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रयोग की जा सकती है। तो यदि वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है तो ही प्रयोग की जा सकती है। और स्पष्ट करके उन्होंने इस बात को बताया कि अगर इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा आगे कि अगर कठोर विधिक अर्थ में देखा जाए तो कठोर विधिक अर्थ में एक सह अभियुक्त की संस्कृति साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आती। कठोर विधिक अर्थ में एक सह अभियुक्त की संस्कृति साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आती। ये भुवानी साहू के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृतिकर्ता को कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। इसके पहले आपने 26 पढ़ा, 29 पढ़ा, तो उसे आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृतिकर्ता को कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है और न ही उसकी सत्यता को प्रतिपरीक्षा के अधीन किया गया है। और यही बात ज्यूरिस्प्रूडेंस के नियम के विरुद्ध है। विधिशास्त्र इस बात को अलाउ नहीं करता। विधिशास्त्र का एक नियम है जिसमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के कथन का आपको इस्तेमाल करना है तो उसको प्रतिपरीक्षा के अधीन, यानी कि उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। और यहां पर ऐसा अवसर उसको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कटघरे में नहीं खड़ा किया गया उसे जिसने कन्फेशन किया है और न ही उसकी सत्यता को प्रतिपरीक्षा के अधीन किया गया है और कटघरे में खड़ा करने का उसे मौका ही नहीं है। अतः यह एक प्रकार का एक्स पार्टे साक्ष्य, यह एक प्रकार का एक्स पार्टे साक्ष्य अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध होगा।
तो भुवानी साहू में स्पष्ट किया गया कि जो सह अभियुक्त की संस्कृति है वो कितनी वैल्यू रखता है अपने आप में। तो प्रयोग तो की जा सकती है, लेकिन पहले उसके अंदर ये चीज तो हो कि यदि वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है या नहीं है। तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने के लिए उसके अंदर एडमिसिबिलिटी के गुण होने चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण है तो उसे साक्ष्य में प्रयोग की जा सकती है, ये भुवानी साहू ने कहा। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि ये जो संस्कृति है सह अभियुक्त की, वो साक्ष्य की परिभाषा में आती नहीं है। और उसने अपना रीजन भी दिया, और इसलिए उसने कहा कि यह एक एक्स पार्टे साक्ष्य होता है अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध। अब जो तीसरा है आर वर्सेस चंद्रा, इसको देख लेते हैं। इस मामले में बेयर एक्ट में सेक्शन 30 के को जो हेड है उसमें उसके डिफिनेशन में ये एक लाइन आई है, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन। उसमें भी ये है। तो ये जो मे शब्द है इसको हमें समझना है, क्योंकि मे का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी कि मे में ऑब्लिगेशन नहीं होता। बस कुल मिला के समझिए अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है मे। तो आर वर्सेस चंद्रा 2005 में द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि तकनीकी अर्थ में इस प्रकार की संस्कृति को साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। भुवानी साहू में भी कहा कि यह साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आती, और आर वर्सेस चंद्रा में भी कहा गया कि इसे साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। तकनीकी अर्थ में इस प्रकार की संस्कृति को साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत है, लेकिन तकनीकी अर्थ में अगर देखते हैं तो आर वर्सेस चंद्रा में यह कहा गया कि इस प्रकार की संस्कृति को तकनीकी अर्थ में साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह केवल दोष सिद्धि का समर्थन कर सकती है और अधिक से अधिक न्यायालय को निर्देश कर सकता है कि वह इसे सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग करे या ना करे। यह स्पष्ट कर दिया। तो ये जो मे शब्द है ये बताता है कि ये कोर्ट को केवल केवल इंपावर करती है। ये मे वर्ड इंपावर करता है, बाकी रहा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, वो इसको यूज करे ना करे ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये अधिक से अधिक न्यायालय को निर्देश कर सकता है कि वह इसे सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग करे या ना करे, अगर उसको उचित लगता है कि करे। चूंकि भुवानी साहू में बता दिया गया कि यदि वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है तो ही द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन। तो कंसीडरेशन में तो ले लेगी, उसके बाद वो चाहे तो यूज करे या ना करे, ये भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर वर्सेस चंद्रा में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया। अब साक्षिक मूल के संबंध में उच्चतम न्यायालय का एक मामला है, पंचो वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का। इस मामले में कहा गया कि सह अभियुक्त की संस्कृति सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसमें भी कहा गया, देखिए भुवानी साहू में भी कहा गया और आर वर्सेस चंद्रा में भी कहा गया, और वही बात पंचो वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी कही जा रही है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। के मामले में कहा गया कि सह अभियुक्त की संस्कृति सारभूत साक्ष्य नहीं है। सारभूत साक्ष्य नहीं है। आपराधिक विचारण में जो अन्य साक्ष्यों से निष्कर्ष निकाले गए हैं उनके पुष्टि के लिए प्रयोग की जा सकती है।
उनके प्रयोग के लिए पुष्टि की जा सकती है। और यही बात आर वर्सेस चंद्रा में भी कही गई थी कि जो भी यह केवल दोष सिद्धि का समर्थन कर सकता है, उसी बात को इस तरह से यहां पर भी बताया जा रहा है कि आपराधिक विचारण में जो अन्य साक्ष्यों से निष्कर्ष निकाले गए हैं उनके पुष्टि के लिए प्रयोग की जा सकती है। संस्कृत को विचार में लेना अज्ञापक नहीं है, चूंकि मेव शब्द का इस्तेमाल उस सेक्शन के अंदर किया गया है। तो अब संस्कृत को विचार में लेना न्यायालय के लिए बिल्कुल भी अज्ञापक नहीं है, यह न्यायालय का विवेक है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। It is not obligatory to take into consideration of confession. तो अब हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को कि अतः धारा 30 एक ही अपराध हेतु संयुक्तः विचारित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा की गई संस्कृति को विचार में लेने की शक्ति प्रदान करती है, मात्र इतना करती है। और यदि यह स्वैच्छिक है और न्यायालय इसे सत्य एवं ग्राह्य समझता है तो यह संस्कृतिकर्ता के विरुद्ध एक मजबूत साक्ष्य हो सकता है, जबकि सह अभियुक्तों के विरुद्ध यह एक कमजोर साक्ष्य है। तो सह अभियुक्तों के विरुद्ध यह बिल्कुल ही कमजोर साक्ष्य है, इसकी एविडेंसरी वैल्यू बहुत कम है। ये केवल एक प्रकार का कोरोबोरेटरी हो सकता है, ये हम कंक्लूजन में कह सकते हैं। तो ये था सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट, और यह सेक्शन 30 को मैं कंप्लीट करता हूं यहां पर। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है या करता है तो कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।